ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज योर डिफेक्ट्स ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल के डिफेक्ट्स को देखना है, क्रिस्टल के डिफेक्ट्स को देखना है, मतलब कि क्या क्या डिफेक्ट्स क्रिस्टल के अंदर आता है। अब बताओ कि अगर ये परफेक्टली, अगर मैं ये बताऊं कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो टेम्परेचर जो है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंडीशन है और टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 0 केल्विन। ओके, तो ये 0 केल्विन में जो आप 0 केल्विन मतलब परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वैसे कंडीशन में क्या किसी भी तरीके का डिफेक्ट्स क्रिस्टल के अंदर देखा जा सकता है? इज इट सो? क्या ऐसा कोई डिफेक्ट देखा जा सकता है? आप ये बताइए, क्या लगता है आपको? तो आप एक चीज बताओ, जो परफेक्टली ऑर्डर्ड है और टेम्परेचर की वैल्यू बहुत लो है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसे कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर जब बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल विल टेक प्लेस। वो रैंडम होगा, वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा, और हो सकता है बहुत सारे उसमें से आयंस जो हैं अपने लैटिस साइड को छोड़ करके निकल भी जाएं। ठीक है, या तो बाहर निकल जाएं और नहीं तो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लें। तो ऐसे कंडीशन में कुछ डिफेक्ट्स जो है क्रिस्टल के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट्स हैं, इसी डिफेक्ट्स को मुझे डिटेल करना है। तो मैं बताता हूं डिफेक्ट्स क्या है। डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल, इस क्रिस्टल के डिफेक्ट को 2 में आप इसको पहले डिवाइड कीजिए। द फर्स्ट वन इज योर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज योर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड व्हाट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट? जैसे मान लो कि अगर किसी भी तरीके से ये मैंने कोई क्रिस्टल लिया AB टाइप, अब इसमें से अगर कुछ ऐसा हो जाए जैसे A1 माइनस डेल्टा एंड B1 माइनस डेल्टा, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस अगर अपने साइट को छोड़ करके निकल रहे हैं, तो क्या इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो अभी भी 1:1 है, लाइक अबव? सिंस आई एम टेलिंग यू कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन अपने आयंस को अपने लैटिस साइड को छोड़कर निकल रहे हैं, तो ऐसे केस में इसका रेशियो पहले की तरह 1:1 होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे डिफेक्ट्स में डिफेक्ट्स इज देयर, डिफेक्ट्स अराइजेस, बट द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम। तो ऐसे कंडीशन में इसे हम कहेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब कुछ ऐसा डिफेक्ट हो जाए जिसमें M, दिस इज A, B 1 माइनस डेल्टा में कैटायन जो है वो आप देख रहे हो 1 है, लेकिन एनायन का जो है वो 1 माइनस डेल्टा के बराबर है। इसका मतलब किसी भी तरीके से एनायन जो है अपने लैटिस साइड को छोड़ करके बाहर निकल रहा है, लेकिन कैटायन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहले जो इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो था 1:1 था, क्या अभी वो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:1 है या 1:1 माइनस डेल्टा है? 1:1 माइनस डेल्टा है। तो ऐसे केस में आप क्या देख रहे हो कि जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो पहले था और अभी जो पाया गया डिफेक्ट्स के बाद जो पाया गया उसमें डिफरेंसेस आ जा रहा है। अगर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सिमिलरली अभी यहां पे अगर मैं ऐसे करूं कि A1 प्लस डेल्टा एंड B, ठीक है, मतलब कैटायन कहीं बाहर से जो है लैटिस साइड को ना ऑक्यूपाई करके वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, एम्प्टी स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और यहां एनायन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है वो अभी डिफरेंट हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हमें ये जितने भी डिफेक्ट्स हैं इनको बहुत ही डीपली इसको सारे एस्पेक्ट्स को देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये चीज आपको क्लियर हो गई कि व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड व्हाट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो इस स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, इसको 2 में डिवाइड कर रहा हूं। कौन कौन से? वन इज योर शॉर्टकी डिफेक्ट, एक शॉर्टकी डिफेक्ट है,
और दूसरा जो डिफेक्ट है दिस इज फ्रेंकल डिफेक्ट। ये शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, लेकिन इसको फॉर्मूले को दिखाते कैसे हैं, A1 माइनस डेल्टा B1 माइनस डेल्टा इससे दिखाते हैं, और ये कुछ नहीं दिखाते, इसे AB से ही दिखाते हैं। मतलब डिफेक्ट्स के पहले भी AB था और डिफेक्ट्स के बाद भी AB ही है। तो ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं, जिसमें जो रेशियो आप देख रहे हो ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट। नाउ कम टू द सेकंड वन, इस पे आए। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो पहला है, द फर्स्ट वन इज इट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anion वैकेंसी। भाई मेटल एक्सेस हो गया, किसकी वजह से हो गया, एनायन की वैकेंसी की वजह से हो गया। ठीक है, मतलब एनायन जो है अपने लैटिस साइड को छोड़कर निकल रहा है और मेटल के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, AB1 माइनस डेल्टा। तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आप देखोगे, इस तरह का अगर इंडिकेशन देखोगे, इसका मतलब आप समझोगे कि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, किसकी वजह से, एनायन की वैकेंसी की वजह से। ठीक है, कम टू द सेकंड वन, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन ऑक्यूपेंसी। भाई ये कैटायन की ऑक्यूपेंसी मतलब कैटायन ऑक्यूपाई कर रहा है और मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे अगर दिखाना हो तो A1 प्लस डेल्टा एंड दिस इज B। ये हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन ऑक्यूपेंसी। द फर्स्ट वन वाज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, थर्ड पे आते हैं। एक तीसरा भी डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट आप यहां पे देखो, तीसरा डिफेक्ट जो है, द थर्ड वन इज योर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स में होता है, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स में होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स में जो आप देखोगे वो कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं बता दूं, इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स हो, कभी कभी आप सल्फाइड्स भी देख सकते हो। और ये एग्जाम्पल अगर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर याद हो तो आप ये आपने देखा होगा, Fe0.950, ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा और इस पे क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करा होगा। Fe0.950, तो ये भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक का ही एग्जाम्पल है। यहां पे क्या हो रहा है कि शुरू में ऐसा हो रहा होगा कि शुरू में ये जो डिफेक्ट हो रहा होगा उसमें डिफेक्ट्स में आप क्या देख रहे हो कि FeO का कंडीशन रहा होगा, AB का कंडीशन रहा होगा। लेकिन डिफेक्ट्स कुछ ऐसा हुआ कि कैटायन जो है वो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट हो गया। मेटल इज डिफिशिएंट एंड द एनायन नंबर रिमेन्स सेम। तो पहले क्या था, 1:1 के रेशियो में था। अब यहां पे आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो देख रहे हो वो 0.95:1 है। तो क्या इसे हम मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट नहीं कह सकते? तो दिस इज मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, राइट। तो ये जो डिफेक्ट्स देख रहे हो ये सब के सब आपके नॉन स्टोइकोमेट्रिक के एग्जाम्पल हैं, डिफेक्ट के एग्जाम्पल है। इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है जिसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी क्या होती है, जैसे किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपने कुछ इम्प्योरिटी बाहर से ऐड किया, ये इम्प्योरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को जो है इसे डोपिंग कहते हैं। और इस डोपिंग पे ही बेस्ड आपका जो सेमी कंडक्टर है, अगर आपको आप ये जान रहे हो या नहीं जान रहे हो तो मैं बता रहा हूं आपको कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्योर, एग्जैक्टली प्योर। मैं केवल जर्मनियम की बात कर रहा हूं, मैं केवल सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी ये प्योर स्टेट में है। तो प्योर का मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट, जो कि प्योर स्टेट में। अब प्योर स्टेट में है, अब इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह क्या होगी, जब इसमें आप डोपिंग करोगे। तो डोपिंग का मतलब होता है क्या कि आपने इंप्योरिटी को ऐड करा,
ठीक है, और ऐड करके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, नाउ दैट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज डोप्ड सेमीकंडक्टर. अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 का एलिमेंट है. इसमें अगर आपने इस सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि ग्रुप 14 का एग्जांपल है, इसमें अगर आपने ग्रुप 15 के एलिमेंट को इसके स्ट्रक्चर में आपने ऐड कर दिया, मतलब आपने इंप्योरिटी के तौर पे इसको ऐड कर दिया, तो आप क्या पाओगे कि यहां जो मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 4 के अगेंस्ट 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन जो इंप्योरिटी आपने ऐड करा है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, वो 5 हैं, तो उसके पास एक जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा और दैट इज फ्री नाउ, और दैट इज एक्चुअली द एक्ट्स एज द मेजॉरिटी कैरियर. वो मेजॉरिटी कैरियर का काम करेगा, और ऐसे कंडीशन में इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव. इसके सेंस में आप कह सकते हैं ये आपके फिजिक्स के टीचर बहुत डिटेल्स में सेमीकंडक्टर पढ़ाते हैं. दैट इज इन मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो 12th का पोर्शन है उसे वहां पे आप डिटेल करते हैं. मैं बस, मुझे जो जरूरत है बस मैं वही पार्ट बता रहा हूं, राइट. अब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं. ये पी टाइप क्या होगा, ये एक्सट्रिंसिक का ही टाइप है, मतलब डोप सेमीकंडक्टर, मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है. और ये जब तक डोपिंग आप नहीं करोगे, सेमीकंडक्टर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कंडक्टिविटी, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है. जब तक उसमें डोपिंग ना कराया जाए तब तक वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ठीक. अब आप ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करो, तो पी टाइप का मतलब ये हुआ कि अगर आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि ग्रुप 14 के एग्जांपल हैं, इसमें अगर आपने ग्रुप 13 के एलिमेंट को ऐड कर दिया एज ए इंप्योरिटी, तो आपको क्या लगता है कि ग्रुप 13 के पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर 3 नंबर, और ग्रुप 14 के पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर 4 नंबर. तो हर के पास क्या हो जाएगा, एक होल्स का क्रिएशन हो जाएगा, और ये जो होल का क्रिएशन होगा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा. और इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होगा, तो मेजॉरिटी कैरियर मतलब जो कैरी करने वाला, जो कैरी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी होगी, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्स. और होल्स को दैट इज ट्रीटेड एट पॉजिटिव फॉर्म. इसको पॉजिटिव फॉर्म मानते हैं, होता नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में ले लेते हैं. ठीक है, तो P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, N स्टैंड्स फॉर निगेटिव. एक हो गया N टाइप, एक हो गया P टाइप. तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये चीज जो है ये हम इसमें देखेंगे कि भाई आखिर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर है इसमें इंप्योरिटी ऐड करके क्या करते हैं, ये कौन सा डिफेक्ट्स क्रिएट करता है. ठीक, इट्स ओके. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एंटायर पार्ट, वन बाय वन इन सबको देख लेते हैं. इट्स रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और ऐसा मैं बार बार आपको महसूस नहीं होने दे रहा जो कि ये बहुत टफ है, बहुत ही आसान है. इसे आप जस्ट स्टोरी की तरह सुनते जाओ और यू विल फाइंड लास्ट में आपको ये लगेगा अरे ये चैप्टर तो बहुत आसान है, सारी बात जो है एक बार भी समझ में आ गई. और जब इसको आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके सब आपसे जो सॉल्व हो जाएंगे. हाँ, एक चीज है कि मैं कुछ आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा हूं. अच्छे असाइनमेंट्स होंगे. मेरा जो असाइनमेंट देने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. और डिफरेंट क्या होता है मैं बता रहा हूं. मैंने जो पढ़ा दिया इसमें लगभग मैं कुछ क्वेश्चंस को भी ऐड करता हूं, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल के बहुत सारे पोर्शंस को थियोरी में इंक्लूड करता हूं. इसका फायदा क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस बना रहे होते हैं तो आपको पता होता है करना क्या है. जो मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट में इससे डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होंगे, क्योंकि कलेक्टिवली मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं आपको थियरी यहां से दे दूं, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे. साथ में जो असाइनमेंट 2 से 3 असाइनमेंट जो हर चैप्टर में मैं दूंगा वो सारे के सारे लगभग इस चैप्टर को इस तरीके से ग्रिप बनाएंगे. इस तरीके से
मतलब एट द एंड आपको ये लगेगा कि अगर मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है और साथ में असाइनमेंट बना लिया है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि आपने जस्ट उसको गो थ्रू नहीं किया हो। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता रहेगा, आइडिया रहेगा। अब ये बेटे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व करके इसके एग्जैक्ट आंसर के पास पहुंच पाते हो कि नहीं पहुंच पाते। ये तो बच्चे को कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये टीचर का जो काम है, इन्होंने आपको कंसेप्ट दे दिया, इन्होंने आपको रास्ता बता दिया, बाकी जो आंसर्स लाने का काम होता है ये बच्चे लाते हैं। कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ टीचर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैं डिफेक्ट्स की बात कर रहा था, राइट। तो इसमें सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में मैं बात करूं शॉर्टकी डिफेक्ट की। शॉर्टकी डिफेक्ट, देखो बेटा ये शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? शॉर्टकी डिफेक्ट को सबसे पहले ये कि इससे आप पॉइंट डिफेक्ट भी कह सकते हो। अभी पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ यार? जब तक कोई कैटायन या एनायन अपने साइट को छोड़ के निकलेगा नहीं, डिफेक्ट तो क्रिएट होगा नहीं, इसलिए इसको पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक ना कह के इसको स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे ये मैंने बता दिया है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट ये है कि इक्वल नंबर ऑफ ये जो डिफेक्ट्स आप देख रहे हो, ये डिफेक्ट्स कौन सा डिफेक्ट है? मैंने दो तरह के डिफेक्ट्स बताया था आपको। व्हाट वाज दैट? वन इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा जो डिफेक्ट था वो क्या था? दैट वाज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में मैंने पूरा का पूरा आपको एक टेबल के फॉर्म में ये सब कुछ बता दिया था कि किस तरीके से स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब मैंने बता दिया था। और इसमें स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में मैंने ये बताया था कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर दो तरह के डिफेक्ट्स होंगे, वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड अनदर वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स के बारे में जरा देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट है दिस। शॉर्टकी डिफेक्ट किस तरह का डिफेक्ट है और किस टाइप के क्रिस्टल्स में ये देखा गया है। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स देखते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट्स, मेरा ये देखो शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या है। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में मान लें हमने AB टाइप का कोई क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, अल्टीमेटली शॉर्टकी डिफेक्ट में होना क्या है कि A माइनस डेल्टा एंड B 1 माइनस डेल्टा, यही तो होना है। ठीक है, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ लॉस ऑफ कैटायन एंड एनायन। और ये जो है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो मेंटेन होगा ये पहले के स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑल्दो देयर इज लॉस ऑफ आयंस इन इट, फिर भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो यहां पे सेम ही है। तो जैसे एग्जांपल देखो, दिस इज A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। ओके, ये कुछ इस तरीके से क्रिस्टल का अरेंजमेंट दे रखा है, A प्लस एंड B माइनस। अब इसमें कुछ लॉस इस तरीके से हो रहा है, एनायन एंड कैटायन दे आर इक्वल इन नंबर। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया कि एक कैटायन का लॉस हो रहा है और एक एनायन का लॉस हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कैटायन के लॉस होंगे और बहुत सारे एनायंस के लॉस होंगे, लेकिन खास बात ये होगी कि वो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस ही लॉस्ट होने हैं। तो दिस वे, इस तरीके से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का लॉस हो गया और ये कैटायन और एनायन जो है ये साइड से बाहर चला गया। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है? द फर्स्ट वन, क्या इसे वैकेंसी डिफेक्ट कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है? यस, दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। Will it be called as point defect or not? Yes, this is point defect, क्योंकि किसी खास पॉइंट से cations और anions they are just losing its
पोजिशन। तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एज ए रिजल्ट ऑफ लॉस वैकेंट स्पेस इज क्रिएटेड, इसलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहा जा रहा है। द थर्ड वन इज, इससे मैंने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्यों कहा है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो है डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद ये रेशियो सेम है। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट ये इस तरह के डिफेक्ट्स में क्या electrical neutrality is going to be maintained or not. Since there is equal number of loss of cation or anion, so electrical neutrality is going to be maintained anyhow. That is, electrical neutrality is maintained. Electrical neutrality is maintained. Is there any change in its density? Density में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? अरे बेटा कैटायन और एनायन का जब लॉस होगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज एंड डेंसिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। तो डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। और मतलब स्टेबिलिटी, ये जो स्टेबिलिटी जो क्रिस्टल्स का है इस डिफेक्ट के बाद जो आप देखोगे, क्या इसकी स्टेबिलिटी, इसका जो लैटिस है ये कमजोर होगा, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी या कुछ भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि जब आप आयंस का लॉस देखोगे तो उसके जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो कैटायन और एनायन एक दूसरे को जो बाइंड कर रहे थे, सिंस ये सारे के सारे जो आयंस हैं, ये आयंस अपनी जगह को छोड़ करके निकल रहे हैं, लॉस ऑफ आयंस टेकिंग प्लेस। इन दैट केस बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज गोइंग टू बी डिक्रीज। वो डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होने की वजह से कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है इस आयन का, क्रिस्टल का जो स्टेबिलिटी है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ऐसे में स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, दिस विल डिक्रीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या इसमें किस टाइप के क्रिस्टल्स में इस तरह का डिफेक्ट देखा जाएगा। क्या कैटायन का साइज बहुत छोटा होना चाहिए एनायन के कंपैरिजन में, या कैटायन का साइज ऑलमोस्ट कंपैरेबल होना चाहिए एनायन के कंपैरिजन में? किस तरह के क्रिस्टल्स में ऐसा डिफेक्ट देखा जाएगा? अब इसको इस तरीके से समझें आप। जैसे मैंने ये कहा कि कैटायन के अगर साइज काफी छोटे होंगे, इफ कैटायंस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इन दैट केस इट हैज गॉट टू ऑप्शंस। आइदर मे इट मे द इंटरस्टिशियल साइट और विल बी जस्ट आउट ऑफ द लैटिस। उस साइट को या तो वो जो वैकेंसी जो वॉइड्स का क्रिएशन हुआ है, लैटिस के अंदर जो वॉइड का क्रिएशन हुआ है, अगर उसको ऑक्यूपाई कर ले, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि वो लैटिस साइट से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ लॉस ऑफ कैटायन एंड एनायन इज टेकिंग प्लेस एंड कैटायन इज जस्ट मूविंग आउट ऑफ द साइट। ये साइट से बाहर निकल रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। इन दैट केस कैटायन मस्ट बी बिगर। कैटायन का साइज इतना बड़ा है कि ये वैकेंट साइट या जो वॉइड के जो साइट्स हैं या जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उसको ये ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में रेडियस रेशियो, कैटायन का साइज कंपैरेटिवली बिगर है, तो क्या ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि रेडियस रेशियो इज गोइंग टू बी हाई? ये वैसे कंपाउंड्स में देखा जाएगा, वैसे क्रिस्टल्स में देखा जाएगा इसका रेडियस रेशियो का वैल्यू हाई हो, और हाई होने के साथ साथ अगर रेडियस रेशियो हाई होगा तो दैट रेडियस रेशियो इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस रेशियो अगर बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। तो क्या इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट जो ऐड किया जा सकता है वो ये ऐड किया जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, coordination number is high, or seventh is radius ratio is high. Radius ratio is high. It means कि कैटायन और एनायन में अगर साइज का कंपैरिजन करो तो दे आर ऑलमोस्ट कंपैरेबल साइज। बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा कैटायन और एनायन के साइज में, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा, उसके साइज ऑलमोस्ट कंपैरेबल होंगे। तो इस तरीके से इतने सारे पॉइंट्स जो हैं ये आप शॉर्टकट इफेक्ट्स के अंदर पढ़ते हो, लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, उससे भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी दैट आल्सो। अरे मेडिकल नीट में तो मैंने इसके एग्जाम्पल तक से क्वेश्चन देखा है। दे विल जस्ट पुट द एग्जाम्पल
और ये पूछा जाता है कि भाई किस में शॉर्टकी डिफेक्ट देखा जा रहा है या किस में फ्रेंकल डिफेक्ट देखा जा रहा है, इसलिए इसके एग्जांपल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग टू द एग्जाम्पल नाउ, एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है। मैंने बोला कि ये वैसे कंपाउंड्स में देखा जाएगा, वैसे क्रिस्टल्स में देखा जाएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, रेडियस रेशियो हाई है। तो दिस कैन बी द एग्जाम्पल CaCl, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:8। KCl ले सकते हो आप, KBr ले सकते हो। यू कैन हैव एग्जाम्पल ऑफ NaCl। ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं इस शॉर्टकट इफेक्ट्स में आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हो 6:6 कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, 8:8 coordination, they will commonly show this shortcut effects. Okay. There is some example. There is some important example like Azevia. Azevia, this shows both Schottky as well as Frankel defect. भाई ये तो एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है इसको, या आप भी देख रहे होगे, बिकॉज यू आर ऑल द नेट एस्पिरेंट्स एज वेल एज जे एस्पिरेंट्स। तो आप भी देख रहे होगे कि यहाँ पे AZVR जो है ये शॉर्टकी के साथ साथ फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। तो इसमें कहानी क्या रही होगी यार, कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये शॉर्टकी भी शो कर रहा है और फ्रेंकल भी शो कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि कैटायन के पास दो ऑप्शंस हैं। अगर कैटायन के साइज बहुत बड़े होंगे तो इनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो लैटिस साइड से बाहर निकल जाए, और अगर कैटायन का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है और इतना छोटा है कि वो इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स के साइट्स को ऑक्यूपाई कर सके, तो वो इसे ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसके पास दो ऑप्शन है, Ag+ के पास दो ऑप्शन हैं कि ये वॉइड्स को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर इसने वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लिया, बाहर नहीं गया, वैसे कंडीशन में इसे फ्रेंकल डिफेक्ट कहेंगे। और अगर ये साइड को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं करता है, इन दैट केस हम इसे कहेंगे कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो कर रहा है। तो दैट इज वाई इट कैन शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉर्टकी एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। ये दोनों डिफेक्ट शो कर सकता है, राइट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैं यहां बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझ रहा हूं, दैट इज कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर तुम क्रिस्टल का वॉल्यूम ले रहे हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर कितने शॉर्टकी पेयर्स डिफेक्ट्स देखे गए हैं, हाउ मेनी, टोटल आयंस कितने हैं। तो इसके अंदर 10⁻22 आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। और 10⁻6 शॉर्टकी डिफेक्ट्स जो हैं, इतने डिफेक्ट्स पेयर जो हैं ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर देखा गया है। इसका मतलब 10⁻22 आयंस के अंदर देखा गया है, राइट। तो 10⁻6 शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब उस क्रिस्टल्स के अंदर देखा गया है। NaCl की बात मैं पार्टिकुलरली कर रहा हूं, और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl का वॉल्यूम जो दे रखा है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 10⁻22 आयंस है। इसके अंदर 10⁻22 आयंस के अंदर टोटल 10⁻6 शॉर्टकी डिफेक्ट्स पेयर है। तो एक शॉर्टकी डिफेक्ट्स पेयर कितने आयंस के अंदर देखा जाएगा, तो 1 शॉर्टकी डिफेक्ट्स जो पेयर है ये देखा जाएगा 10⁻6 आयंस के अंदर। क्या करना है, आपने 10⁻22 डिवाइड बाई 10⁻6 कर दोगे, कितना आ जाएगा, दैट विल बी 10⁻16। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10⁻16 आ जाएगा। 10⁻6 शॉर्टकी डिफेक्ट्स जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आपके कितने 10⁻16 शॉर्टकी डिफेक्ट्स। ये जो है 10⁻16 शॉर्टकी डिफेक्ट्स, सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंज लाया हो गया। 10⁻16 शॉर्टकी डिफेक्ट्स जो है ये 10⁻22 आयंस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए एक शॉर्टकी डिफेक्ट्स जो है वो कितने के अंदर प्रेजेंट होगा, दैट इज 10⁻22 डिवाइडेड बाय 10⁻16, दैट इज 10⁻6 आयंस, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि एक शॉर्टकट इफेक्ट जो है 10.6 आयंस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अ शॉर्टकट इफेक्ट्स। अब शॉर्टकट इफेक्ट्स के बाद दूसरा जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है दैट इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकट इफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है और शॉर्टकट डिफेक्ट क्या है? भाई फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है कि इसमें भी डिफेक्ट्स होना है, इसे भी पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, इसे भी वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे, इसे भी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, बट द डिफरेंस इज दैट इसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहेंगे। वाई इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? क्यों इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाएगा? ये जानने के लिए जब तक आप इसके फिगर को नहीं जानोगे तब तक ये फिगर नहीं होगा। जैसे देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इस फ्रैंकल डिफेक्ट में होना क्या है? आपने कोई क्रिस्टल लिया A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस दिस वे, B माइनस A प्लस दिस इज B माइनस दिस वे, A प्लस B minus A plus B minus like this, ठीक है। अब ये cations being smaller, cation they are just losing its site, इस साइड को छोड़ करके ये सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहा, ये बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि यहीं पे इसने इस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। अब बताओ ये बेटा, ये जब इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा तो इसे क्या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स नहीं कहेंगे? यस। इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी? डेंसिटी पे कोई फर्क आएगा? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस में कोई लॉस नहीं, नंबर ऑफ आयंस का लॉस नहीं हुआ है। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड होगी? यस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड, ये मेंटेन्ड होगी। और दूसरी चीज ये कि जो लैटिस है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, इज दिस गोइंग टू बी डिक्रीज? जो इसकी स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। अरे भाई लैटिस साइड से अगर वो आयन निकल करके इंटरस्टिशियल साइड पे जाता है तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ क्या देखते हो कि ये आयन इस A प्लस की क्लोजर होने की वजह से दिस विल जस्ट रिपेल दिस, इसको ये रिपेल करेगा और इसे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे में बताओ कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो बाइंड करने वाली जो एनर्जी है, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज एनी हाउ, क्योंकि ये इसे डिस्टर्ब कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये इसे रिपेल कर रहा है और इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो रही है, कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। और ऐसे कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज गोइंग टू बी रेज्ड। अगर ब्रेकिंग टेंडेंसी, किसी भी क्रिस्टल की ब्रेकिंग टेंडेंसी ड्यू टू अपकमिंग ऑफ द आयंस क्लोजर टू ईच अदर, आयंस के क्लोज आने की वजह से अगर उस क्रिस्टल की ब्रेकिंग टेंडेंसी बढ़ जाए तो ऐसे केस में आप ये कहते हो कि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका ये रेज्ड हो गया है। बस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये आता है इस फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे क्या कोई फर्क आता है या नहीं आता है। तो दैट इज गोइंग टू बी रेज्ड इन फ्रैंकल डिफेक्ट, बट देयर इज नो सच डिफेक्ट। इस तरह का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था शॉर्टकट डिफेक्ट से, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये लो होना चाहिए और साथ ही साथ रेडियस रेशियो भी लो होना चाहिए, रेडियस रेशियो लो होना चाहिए, ठीक है। रेडियस रेशियो लो है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। क्यों रेडियस रेशियो लो है? क्यों? क्योंकि कैटायन का साइज इतना छोटा है कि वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर सकता है, बाहर जाने की उसको जरूरत नहीं है। तो कैटायन का साइज और एनायन के साइज में अगर कंपैरिजन करोगे तो कैटायन का रेडियस रेशियो छोटा हो जाएगा। अगर रेडियस रेशियो छोटा हो जाएगा तो वैसे केस में आप क्या कहोगे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो गया है। तो डिफरेंस इज क्वाइट क्लियर. What is the difference between Schottky effect and what is the difference between Frenkel effect? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इवन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे देखो तो ये कभी कभी एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं बोर्ड्स में कि गिव 5 डिफरेंसेस बिटवीन Schottky effect एंड फ्रैंकल इफेक्ट। तो ये 5 क्या, आप 5 से ज़्यादा डिफरेंस खुद से निकाल सकते हो, खुद से लिख सकते हो। तो ये इसके
डिफेक्ट्स है। अब एग्जाम्पल जरा देखें कि ये कहाँ देखा जाएगा। बट ऐसा कोई भी क्रिस्टल जिसमें आप ये देखो कि जहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, जैसे कि जेडेंस की बात मैं कर रहा हूँ, जेडेंस में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है। AgCl आप ले सकते हो, AgI ले सकते हो, AgBr के बारे में मैंने बता दिया कि ये जो है शॉर्टकी डिफेक्ट के साथ साथ फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो कर रहा होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्ट रिमेंबर, कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। ओके, क्या फील कर रहे हो आप? बिकॉज आई एम क्वाइट क्लोज टू एंड द चैप्टर, बहुत क्लोज हूं मैं। बस इसके बाद कुछ डिफेक्ट्स और भी बाकी हैं, और इसके बाद आपको पता है कि इस चैप्टर में क्या रहता है, बस छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, एक मेजर जो ब्रैक्स लॉ है, और बस द चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मैंने सबको डिस्कस कर दिया है। इवन आप जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मैं बार बार कहता हूँ, जब लेक्चर आप देखो, जो भी लेक्चर आप देखो, तो उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कि अगर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है तो आखिर कौन सा पार्ट है जिसमें ये लैक, इसमें कमी हो गई, उस थ्योरी में कमी हुई जिसकी वजह से ये क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है। और अगर ऐसा मुझे लगा तो यू मस्ट आस्क मी, सर ये क्वेश्चन इसकी वजह से नहीं बन रहा है, टेल मी व्हाट टू डू, आई विल टेल यू आपको क्या करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे ये इन्हीं सारी थ्योरीज में से होंगी, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक। ओके, तो अब फर्दर जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो है शॉर्टकी हमने देख लिया, फ्रेंकल हमने देख लिया, कुछ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखना है। व्हाट इज दिस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स? तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो सबसे जो मेजर डिफेक्ट जो मैंने फर्स्ट डिफेक्ट बताया, दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जो आप डिफेक्ट्स देख रहे हो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो आप देख रहे हो, व्हाट इज दैट डिफेक्ट? कौन सा डिफेक्ट है ये? तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो आप देख रहे हो उसको हमने फर्स्ट बताया था, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी, ड्यू टू एनायन वैकेंसी, दैट वाज इन फैक्ट ड्यू टू anion vacancy, और this was shown as Ma1 minus delta, ठीक है। Let's see that कहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये सारी बातों को देखते हैं, ठीक है। लेट इट बी कि ये M प्लस है और A माइनस है, M प्लस है A माइनस है, ये इस तरीके से अपनी मर्जी से M प्लस है A माइनस है, M प्लस है A माइनस है। अरे भाई ऐसे आप जा सकते हो जब तक आपकी मर्जी हो, M प्लस हो A माइनस, दिस इज M प्लस एंड A माइनस, ठीक है। अब इसमें ऐसा डिफेक्ट होना है जिसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस हो जाए किसके डिफेक्ट्स की वजह से? कौन सा डिफेक्ट आ रहा है? एनायन की वैकेंसी की वजह से। भाई पहले केटायन और एनायन बराबर थे, लेकिन अगर एनायन की वैकेंसी हो गई तो डेफिनेटली मेटल एक्सेस हो जाएगा, और इसलिए ये एनायन जो है इस तरीके से बाहर की तरफ निकल गया, कुछ ऐसे इस डिफेक्ट्स में। और अगर ये A माइनस इस तरीके से निकल जाए तो क्या ये हाफ A2 में कन्वर्ट होकर के इस तरीके का इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या वैसे ही रह जाएगा, ये क्रिस्टल चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। वी नो कि जो भी आप NaCl देखते हो, KCl देखते हो, LiCl देखते हो, ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूट्रल हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉस होने के बावजूद, डिफेक्ट्स होने के बावजूद ये न्यूट्रल हैं। इट मींस कि ये जो आप सेंटर देख रहे हो जो कि एनायन का वैकेंट साइट है, ये अल्टीमेटली ऑक्यूपाई कौन कर लेता है? ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है और A माइनस ये A2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये जो साइट
एनायन के वैकेंट साइट को इलेक्ट्रॉन ने जो कैप्चर करा, इसे हम एफ सेंटर कहते हैं. दिस इज नोन एज एफ सेंटर, ऑल्सो नोन एज फारबे सेंटर. What is this Farbe? Farbe is a German word. ये Farbe क्या है? Farbe क्या है? एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर. ये कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से ये कंपाउंड कहीं ना कहीं, ये क्रिस्टल कहीं ना कहीं कलर्ड हो जाता है. अगर मैं इसमें बात करूं, NaCl की बात करूं, NaCl में Na+ का लॉस हुआ, ठीक है, और वो जो है Na के फॉर्म में निकल गया और उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसने इस एनायनिक साइट को, एनायनिक Cl- का लॉस हुआ, ओके सॉरी, Cl- का लॉस हुआ, Cl- Cl2 के फॉर्म में निकल जाएगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया? इलेक्ट्रॉन जो है उस एनायन के वैकेंट साइट को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है. और इसकी वजह से यहां पे क्या एक्सेस है? दिस इज एक्सेस Na+, और एक्सेस Na+ होने की वजह से ये जो NaCl का क्रिस्टल होता है दैट इज येलो इन कलर, ये येलो कलर का होता है. सिमिलरली अगर LiCl में देखूं तो सेम डिफेक्ट्स ऑल्सो अकर हियर, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेस है वो Li+ है जिसकी वजह से ये पिंक होता है. और KCl में मैं अगर कहूँ, KCl के कंडीशन में यहाँ पे जो एक्सेस आयन है वो K+ है. अरे एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही इसका जो नाम जो दे रखा है इसी से क्लियर है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी. तो KCl में एक्सेस K+ है, LiCl में एक्सेस Li है जिसकी वजह से ये पिंक है, NaCl में एक्सेस Na+ है जिसकी वजह से ये येलो है, KCl में एक्सेस K+ है जिसकी वजह से ये वायलेट. दिस इज वायलेट. तो ये जो आप इन सारे क्रिस्टल्स के जो कलर की बात कर रहे हो, इसके लिए कहीं ना कहीं जो है फारबे सेंटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जिसकी वजह से इसके अलग अलग कलर्स, अलग अलग क्रिस्टल्स के मिल रहे हैं. और अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि कलर produces in NaCl, LiCl or KCl is due to which kind of defect? Is this Schottky defect? Is this Frenkel defect? Is this metal deficient defect? Or is this metal access defect due to anion vacancy? Your answer will be metal access defect due to anion vacancy. Okay, तो ये क्वेश्चन पूछने के डिफेक्ट्स में अलग अलग तरीके हैं, तो ये सारी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे. Question you will not going, we are not going to miss any of the questions. Okay. So we have seen much now. बहुत देख लिया हमने, और जो भी बेटा पढ़ाया जा रहा है इसको आप रिवाइज करो और बहुत अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपके रिपीटर्स बैच में पढ़ाई जाती हैं. लेकिन उनमें रिपीटर्स बैच में जो पढ़ाने का जो वे होता है ये काफ़ी फास्ट में होता है, क्योंकि ये सारे बहुत सारे थियोरेटिकल पोर्शंस को आप जानते हो, इसलिए उसमें क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में करने का प्रयास करा जाता है. लेकिन पढ़ने की चीज़ अगर मैं कहूँ कि थियोरी क्या पढ़ोगे, तो यू विल रीड द सेम थियोरी ओवर देयर ऑल्सो. वहाँ भी यही थियोरी पढ़नी होती है, कुछ अलग नहीं पढ़ना होता. केवल न्यूमेरिकल का एस्पेक्ट्स जो होता है वो केवल डिफरेंट होता है और कुछ नहीं. Now come to the second one. Metal access defect due to cation occupancy. अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन ऑक्यूपेंसी पे आ रहा हूं. वहां पे था एनायन वैकेंसी, यहां पे है कैटायन ऑक्यूपेंसी. ओके, मतलब कहीं ना कहीं बाहर से कैटायन की एंट्री हो रही है साइट के अंदर, ठीक है. तो इसका एक एग्जाम्पल लिया जाता है. कौन सा? व्हाट इज द एग्जाम्पल दिया एग्जैक्टली, इसको समझने की कोशिश करो. क्या है कि यहां पे आपने लिया ZnO का लिक्विड या मोल्टन स्टेट आपने ले लिया, ठीक है. और अब आप मोल्टन स्टेट आपने ले लिया है तो ये कुछ इस तरीके से है. आप मोल्टन स्टेट में इसलिए लेते हो क्योंकि डिफेक्ट्स जो भी होते हैं वो परफेक्टली सॉलिड स्टेट में नहीं होते, मोल्टन स्टेट में होते हैं, क्योंकि आयंस की एंट्री और एग्जिट
ये आपके मोल्टन स्टेट में ही पॉसिबल है, ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में पॉसिबल है। तो ये Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 दिस वे आपने इसको ड्रॉ किया, Zn+2 O-2 Zn+2, दिस इज Zn+2 O-2 Zn+2 एंड O-2। ये हमने आपको इस तरीके से दिखा दिया। अब बेटा ये ZnO का जो है अपने मोल्टन स्टेट लिया है, राइट। और अगर आप यहाँ इसके ऊपर से ZnO के वेपर को अगर तुम पास कराते हो, क्या है, ZnO के वेपर को ZnO के मोल्टन स्टेट से पास कराते हो, तो भाई ये जो ZnO है जैसे ये हीटेड होगा वेपर के स्टेट में आएगा, इट विल नॉट बी रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ ZnO, ये ZnO के फॉर्म में ना रह करके ये Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये आयंस में टूट जाता है। अब आप ये देख रहे हो कि ये जो ऑक्सीजन है ना, दिस इज इन मॉलिक्यूलर स्टेट, और ये गैसेस स्टेट में, तो दिस इज फ्री टू मूव, ये फ्री है मूव कर जाएगा बाहर की तरफ। लेकिन Zn+2 जो है, ये Zn+2 की एंट्री होगी इसके अंदर, ये यहाँ पे कहीं Zn+2 की एंट्री हो गई, ठीक है, मतलब इंटरस्टिशियल साइड पे इसकी एंट्री हो गई, राइट। अब ये इंटरस्टिशियल साइड पे अगर इसकी एंट्री हो गई तब तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, ये तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जो आप ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये भी इसके एडजेसेंट पोजीशन पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के लाई कर जाएगा। और अगर ये लाई कर जाएगा, इसके अंदर आ गया, तो ऐसे केस में आप 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्सेस हो रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया उसके एडजेसेंट साइड पे। तो अब एज अ रिजल्ट ये पूरा का पूरा क्रिस्टल फिर से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन कैटायन जो पहले जो कैटायंस के नंबर थे एनायन के कंपैरिजन में, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज हियर। Zn+2 जो है वो बढ़ चुका है, आप देख रहे हो। तो क्या इसे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन ऑक्यूपेंसी नहीं कह सकते? इज दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन कैटायन occupancy? Got it? Yes. Got it? Tell me if you have any problem. Tell me. I am here to listen. I am here to repeat. I am here to repeat 2 times, 3 times, 4 times. जब तक आप बोलोगे, जब तक आपको ये ना लगे कि yes, the concept is clear, I will repeat till that time. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स की ज़रूरत है। 1 टाइम इज़ सफिशिएंट, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल तरीका बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया इसे, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो इसे तो एक ही बार समझना है, बस एक बार में। ओके। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में एक और भी टाइप जो आप देखते हो वो मैं देखना चाह रहा था, और इसके बारे में हमने ये बताया कि ये कहीं ना कहीं आपने अपने बेसिक कंसेप्ट पहले चैप्टर में इसको आपने कहीं पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो बेटर है कि वहाँ ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी, जिसने पढ़ा है। और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए ये एक नया कंसेप्ट है जो कि फर्स्ट चैप्टर का, इसमें आप पढ़ लोगे। व्हाट इज दैट? देखते हैं। देखिए, दूसरा ये जो तीसरा डिफेक्ट आप देख रहे हो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में, ये खुद एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। मतलब ये कैटायन वैकेंसी की वजह से, मतलब कैटायन ये मेटल डिफिशिएंट कह सकते हैं। दिस इज मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। दिस इज मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। खासकर ये जो आप देखोगे ये ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड्स में बहुत कॉमन है, और ये एग्जाम्पल यहां पे मैं ले रहा हूं, दैट इज FeO Fe 0.954। फ्रॉम वेयर इट कम्स, ये आता कहां से? इसे मैंने नॉन स्टोइकोमेट्रिक इसलिए कहा क्योंकि अगर आयरन और ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो देखोगे तो ये 0.95:1 आ रहा है, ठीक है।
तो फिर इसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इस तरह का क्रिएशन होना कैसे है, हाउ दिस इज गोइंग टू क्रिएट, और ये 0.95 का मतलब क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। देखिए ये Fe 0.95O है, ओके। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले ये सिंपल इस फॉर्म में रहा होगा, इस फॉर्म में रहा होगा, ठीक है। मतलब सिंपल जो आप कहते हो आयरन के ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, इस फॉर्म में रहा होगा। और ये वैसे ही ट्रांजिशन मेटल्स, आप जानते हो कि ट्रांजिशन मेटल जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स को हाइयर ने रिप्लेस किया अनइक्वली, नॉट इक्वली, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस क्रिस्टल को किसी भी तरीके से न्यूट्रल ही रहना है, तो इक्वली रिप्लेसमेंट नहीं पॉसिबल है। अब एक बात बताओ कि अगर Fe+2 कितने Fe+2 को कितना Fe+3 रिप्लेस करे कि वो क्रिस्टल न्यूट्रल ही रहे, तो ऐसे केस में क्या 3 Fe+2 को 2 Fe+3 से रिप्लेस करा सकते हैं? ऐसे केस में वो क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन देयर इज अनइक्वल रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप देखो इधर देखो, बहुत चीज, ये Fe+2 है, ओके बेटा, ये Fe+2 है और एक मैं यहां से ले रहा हूं Fe+2, ओके। कितने Fe+2 का लॉस हुआ? 3 Fe+2 का लॉस हुआ। अब मुझे पता है कि आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे हैं वो फेरस और फेरिक हैं, +2 एंड +3। तो ऐसे में ये जो Fe+2 जो है ये Fe+3 ने ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ, और Fe+3 ने ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ, ओके। ये Fe+3 ने ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो साइट है स्टिल दिस इज वैकेंट, बट दिस क्रिस्टल इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, डेंसिटी डिक्रीज करेगी लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड देयर। तो अगर ये मेंटेन्ड है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक साइट का क्रिएशन हुआ है, और इस साइट के क्रिएशन की वजह से आप क्या देख रहे हो कि ये पहले 1:1 में था FeO में, अब वो 0.95:O हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 0.95 के अंदर Fe+2 के भी मोल्स हैं और Fe+3 के भी मोल्स हैं। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, यस यस। तो यहां 0.95 है और ये 1 है, राइट। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये Fe+3 वाले भी इसके अंदर हैं और Fe+2 वाले भी हैं। किसका मोलर रेशियो कम होगा, किसका ज्यादा होगा? अरे बेटा ये Fe+2 वाले का अनइक्वल रिप्लेसमेंट हुआ है किससे? Fe+3 से। तो डेफिनेटली मोलर रेशियो ऑफ Fe+2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू मोलर रेशियो ऑफ दैट ऑफ Fe+3, ठीक है। तो यहां पे इसका अगर मैं x मोल मान लूं और इसका मैं मान लूं 0.95 - x मोल, ओके। तो ऐसे केस में नेट चार्ज पे तो 0 है, तो ये मैं x निकालना चाह रहा हूं और 0.95 - x निकालना चाह रहा हूं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी x × 3, x × 3 प्लस 0.95 - x × 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 1, इसका चार्ज क्या होता है? -2। नेट चार्ज कितना कर दो? 0 कर दो। इससे क्या आपको x मिल जाएगा? क्या इससे 0.95 - x मिल जाएगा? अब ये दोनों का आपने मोलर रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब मोल निकाल लिया, तो ऐसे में तुमसे परसेंटेज मोल परसेंट ऑफ Fe+3 इन कंपाउंड चाहिए, ठीक है। कंपाउंड की बात हो रही है, मोल परसेंट, ओके। तो मोल परसेंट ऑफ कंपाउंड Fe+3 इन कंपाउंड चाहिए। तो इसे कैसे निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे इसे आप? x, ठीक है, डिवाइडेड बाय आयरन के टोटल मोल्स कितने हैं, चाहे वो +3 वाले हों चाहे +3 वाले हों, कलेक्टिवली वो 0.95 ही तो है। 0.95, ओके।
प्लस ऑक्सीजन का मोल 1 into 100. Okay, this is mole percent of Fe+3 in the compound. Okay, mass percent अगर चाहिए हमें, mass percent of iron+3, iron+3 का मास परसेंट चाहिए पूरे कंपाउंड के अंदर, मास परसेंट चाहिए, तो इसको क्या लिखोगे आप, x into 56 डिवाइडेड बाई 0.95 into 56 प्लस 16 into 1, दिस इज फॉर ऑक्सीजन, और यहाँ पे आप 100 से गुना कर दो, ये हो गया आपका मास परसेंट ऑफ Fe+3. अब कुछ बच्चों को शायद याद आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाए जा चुके हैं और आपने इसको सॉल्व इसी तरीके से किया होगा. तो दैट्स इट. ये सारा का सारा अभी तक जो हमने देख लिया, ये सारे के सारे अभी तक डिफेक्ट्स हो गए. वन इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स इज स्टिल टू बी taught, that is your imperative defect. उस imperative defect को देखेंगे, and I think the next class, whatever the class will be there, that is going to the last class of the theory, and still lot of questions will be discussed, जिसको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में ही आपको सारे के सारे असाइनमेंट दिए जाएंगे, and you will really find, मजा आ जाएगा आपको, इतना मजा आएगा जब सारे के सारे क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर देखोगे. आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ें जो बहुत डिफिकल्ट नज़र आ रही थी, बहुत ही डिफिकल्ट नज़र आ रही थी, ये वाकई में उतनी डिफिकल्ट है नहीं. क्यों? और इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, ये आपकी तरफ से क्वेश्चंस होंगे. टाइम टू टाइम आप क्वेश्चंस को व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसमें भी आपको डाउट्स नज़र आता है, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे. इसके लिए आप बेफिक्र रहो, मज़े में रहो. ठीक है, थैंक्स अ लॉट. स्टिल आगे के टाइम में इस चैप्टर को एंड करना है और साथ ही साथ फिर नए चैप्टर से नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ हमें स्टार्ट करना है द नेक्स्ट चैप्टर, एंड विच आई एम गोइंग टू अनाउंस वेरी सुन कि कौन सा चैप्टर हमें नेक्स्ट देखना है. लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करें. बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही चैप्टर को आप बार बार पढ़ो, ये बहुत हर क्लास में पढ़ो, ये कोई मुझे नहीं लगता कि आप चूँकि इंटीग्रेटेड पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड पढ़ रहे हो, सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, ये सारे के सारे एक साथ जब आपको दिए जा रहे हैं तो यू जस्ट एवेल्यूएट, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करो, ग्रास्प करने की कोशिश करो, ताकि इस चैप्टर में फर्दर जब कभी सॉलिड स्टेट की बात आए आपको ये लगे कि अरे भाई इस चैप्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है. माइंड इट, आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उसके लिए बी कॉन्फिडेंट. आपको मैं एश्योर कर रहा हूँ किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी. मैं बार बार इस बात का भी जिक्र कर रहा हूँ कि ये थियरी का कलेक्शन आप एक जगह ले लो, असाइनमेंट के सारे कनेक्शन ले लो, और पीडीएफ के जो फाइल्स आपको दिए जा रहे हैं इन सबको एक जगह गैदर करो. यू विल फाइंड देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर. यू विल फाइंड एवरीथिंग इज 100% finished. Nothing is left. So thanks a lot. Meet you in the next